सो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर फिजियो वाला। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, फिजियोलॉजी रिवीजन सीरीज में अगला टॉपिक है हमारा, तो स्टार्ट करेंगे। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो बात करें से कंटेंट की, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो कंटेंट में आ जाएगा, सबसे पहले हम बताएंगे कि ब्लड क्लॉट क्या होता है। फर्स्ट हेडिंग इज व्हाट इज ब्लड क्लॉट। ठीक है, सेकंड आ जाएगा डेफिनेशन ऑफ कोएगुलेशन। डेफिनेशन ऑफ कोएगुलेशन। इसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाएगा फैक्टर्स इन्वॉल्व। कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है कोएगुलेशन में। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा हमारा पॉइंट लास्ट जो रहेगा वो रहेगा सीक्वेंस ऑफ कोएगुलेशन। ठीक है, तो ये चार चीजें पढ़ने वाले हैं हम वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हम ब्लड क्लॉट की डेफिनेशन के साथ। तो ब्लड क्लॉट क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है मास ऑफ कोएगुलेटेड ब्लड विच कंटेन, जो कंटेन करता है किसको, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इन सबको इंट्रैप करके रखता है किसमें, एक फाइब्रिन के मेशवर्क में। मतलब एक जाल बना लेता है, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सारे इकट्ठे हो जाते हैं, फंस जाते हैं और वहाँ से ब्लड निकलना बंद जाता है। उसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट। ठीक है, तो मास ऑफ कोएगुलेटेड ब्लड विच कंटेन RBC, WBC एंड, तो ठीक से बनाना थोड़ा, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स entrapped in a fibrin meshwork is called blood clot. ठीक है, mass of coagulated blood which contain RBC, WBC and platelet entrapped in fibrin meshwork is called blood clot. ठीक है, अब हम आते हैं हमारी अगली डेफिनेशन। ब्लड क्लॉट तो बन रहा है, तो किसकी वजह से बन रहा है, कोएगुलेशन क्या है। ठीक है, तो अगला हमारा मेन जो टॉपिक था कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, हम वही पढ़ने वाले हैं अब। तो डेफिनेशन आएगी डेफिनेशन ऑफ कोएगुलेशन। तो ये क्या होता है कि कोएगुलेशन या फिर क्लोटिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें ब्लड खुद की जो फ्लूइडिटी वाली, जो बहने वाली उसकी प्रॉपर्टी है, उसको खो देता है और एक जेली लाइक मास में कन्वर्ट हो जाता है। उसको हम बोलते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो डेफिनेशन हो जाएगी द प्रोसेस इन विच blood loses its fluidity and become a jelly like mass is called कोएगुलेशन या फिर क्लोटिंग।
ऑफ ब्लड। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं क्लॉटिंग में। ठीक है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारे पास मेनली 13 फैक्टर होते हैं। तो आगे पहले इसको साफ करता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। अब आते हैं हमारी अगली हेडिंग पे जो थी फैक्टर्स इन्वॉल्व। फैक्टर्स इन्वॉल्व इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारे सब्सटेंस है जो कि नेसेसरी होते हैं फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या फिर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, तो उसको हम बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, तो सब्सटेंस नेसेसरी फॉर coagulation of blood is called clotting factor। तो हमारे पास टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। ठीक है, देयर आर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स। देयर आर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स। अभी 13 क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं, तो साइड में लिखते हैं हम, ये स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा पहला है फाइब्रिनोजन, सेकेंड आ जाएगा प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन। थर्ड आ जाएगा हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये सारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं इनको हमको सीक्वेंस में याद रखना होंगे। ठीक है, क्योंकि आगे हम जो सीक्वेंस पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस ऑफ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड का, उसमें हमको सारा सीक्वेंस ही काम में आने वाला है। वहाँ पर सारे नंबर डालेंगे कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, वहाँ पे नाम कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो सारा सीक्वेंस हमको याद होना चाहिए। अगला आता है फोर्थ पॉइंट, कैल्शियम। अब फिफ्थ पॉइंट यहाँ से लिख देते हैं हम, दैट इज लेबाइल फैक्टर। जो सिक्स्थ पॉइंट है वो पता नहीं है हमको, है ना, कि कौन सा है, प्रेजेंस नॉट प्रूव। नेक्स्ट आता है स्टेबल फैक्टर, जो है 7वें नंबर पे। अगला आ जाएगा 8वें नंबर पे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। 9वें नंबर पे आ जाएगा क्रिसमस फैक्टर। 10 पे आ जाएगा स्टुअर्ट पावर फैक्टर। ठीक है, तो ये 10 हो गए, 3 और बचे हैं। अब मैं इसको साफ करता हूं, फिर वहां पे 3 लिखेंगे। ठीक है, अगला आता है हमारा प्लाज्मा थ्रोम्बो ब्लास्टिन। ठीक है, प्लाज्मा थ्रोम्बोब्लास्टिन एंटीसीडेंट। आता है हमारा 12th आएगा हेगमैन फैक्टर।
और लास्ट जो 13 है वो आएगा फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये हमको हमारे टोटल 13 फ्लोटिंग फैक्टर्स, तो ये हमको याद होना चाहिए सीक्वेंस में, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे सीक्वेंस ऑफ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सीक्वेंस ऑफ क्लॉटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे पहले स्टेजेस में हम 3 स्टेजेस पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगी हमारी प्रोथ्रोम्बिन बनने की, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ये हमारा फर्स्ट स्टेज हो जाएगा, फर्स्ट। सेकेंड आ जाएगा, अब प्रोथ्रोम्बिन बन गया तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। थर्ड आ जाएगा फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन, ठीक है। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन की, मतलब वो मेथड क्या रहेगी। तो इसमें हमारे पास 2 मेथड, मतलब 2 पाथ आएंगे, 2 पाथवे होता है हमारे पास इसमें। पहला आएगा इंट्रिंसिक पाथवे और सेकंड आ जाएगा एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे ये किसके, हमारे फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के। तो पहली स्टेज हम कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें मैं पूरा फ्लोचार्ट बना के बताऊंगा, थ्योरी तुम लोग खुद बुक से पढ़ लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम पहले पढ़ेंगे इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है, और साइड में पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे। अभी सिर्फ स्टेज 1 कवर करेंगे क्योंकि साइज थोड़ा कम रहेगा, तो स्टेज 2 और स्टेज 3 बाद में, ठीक है। तो पहले हम करते हैं स्टेज 1। फर्स्ट स्टेज जिसमें हमारे पास क्या है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन करना है हमको। तो 2 मेथड होती है इसमें हमारे पास, एक होती है इंट्रिंसिक पाथवे और एक हो जाएगा एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो इंट्रिंसिक में क्या होता है हमारे पास कि हमको कोई भी इंजरी हुई, ठीक है, उससे क्या होगा, जो ब्लड वेसल है वो रप्चर होगी, ओके। उसके बाद एंडोथेलियल डैमेज होगा, वहाँ पे जो नीचे कोलेजन हमारे पास अवेलेबल था वो एंडोथेलियल के कांटेक्ट में आया, एक्सपोजर हुआ कोलेजन का, तो नीचे हमारे पास क्या अवेलेबल था, 12th फैक्टर, ये पहले से हमें प्रेजेंट था। यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा यहाँ पे लिख ले, डैमेज हुआ हमको, ठीक है, प्लस कोलेजन कांटेक्ट में आया, तो जो 12th फैक्टर था वो क्या हो गया, यहाँ से एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 12th एक्टिवेटेड। अब 12th फैक्टर कौन सा है हमारे पास, ये है हेगमैन फैक्टर, ठीक है। हेगमैन जो था 12th फैक्टर वो एक्टिवेटेड में कन्वर्ट हो गया, किसकी प्रेजेंस में हुआ। तो यहाँ पर 2 चीजें हमारे पास अवेलेबल थी, एक होता है कालिक्रेन और सेकंड आ जाएगा किनोजन, ठीक है। इन दोनों की प्रेजेंट में जो हेगमैन फैक्टर था 12th फैक्टर, वो 12th एक्टिवेटेड फॉर्म या फिर हेगमैन एक्टिवेटेड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जो 12th हमारे पास फैक्टर था, इसने किसको एक्टिवेट करा, 11th फैक्टर को। 11th फैक्टर कौन सा हमारा, प्लाज्मा थ्रोम्बोब्लास्टिन एंटीसीडेंट, ठीक है, प्लाज्मा थ्रोम्बोब्लास्टिन एंटीसीडेंट, ये इनएक्टिव फॉर्म में है, तो ये भी किसके फॉर्म में गया, एक्टिवेटेड फॉर्म में। 11th फैक्टर
एक्टिवेटेड फॉर्म में। किसकी वजह से हुआ ये? तो हमारे पास यहाँ पे दो चीजें थी, और यहाँ पे एक चीज और बोलना भूल गया मैं, यहाँ पे HMW था, ये हाई मोलिकुलर वेट किनोजन। और जो 12th एक्टिवेटेड फॉर्म था ये 11th एक्टिवेटेड फॉर्म को 11th इनएक्टिवेटेड फॉर्म को 11th एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ हाई मोलिकुलर वेट किनोजन के प्रेजेंस में। ठीक है, हाई मोलिकुलर वेट किनोजन की प्रेजेंस में। इसके बाद जो हमारा 11th फैक्टर था ये 9th फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। यहाँ पे प्रेजेंट था हमारा 9th फैक्टर जो कि है क्रिसमस फैक्टर। ठीक है, तो क्रिसमस फैक्टर इनएक्टिव फॉर्म में था, यहाँ पे आके जो 9th फैक्टर था हमारा वो एक्टिव फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब इसने इसको एक्टिवेट करा, किसकी प्रेजेंस में करा है? कैल्शियम की प्रेजेंस में, जो कि हमारा 4th फैक्टर होता है। इसके बाद जो 9th फॉर्म ये था हमारा फैक्टर, ये 10th है हमारा स्टुअर्ट पावर फैक्टर। इसको क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। स्टुअर्ट पावर फैक्टर एक्टिवेटेड किसकी प्रेजेंस में करेगा? तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8th फैक्टर जो कि है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, और आ जाएगा साथ में कैल्शियम। अब एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, ये इंट्रिंसिक को भी हटा देते हैं। एट द सेम टाइम क्या हुआ था, यहाँ पे जो कोलेजन का एक्सपोजर हुआ था, तो सेम टाइम पे इसके एक्सपोजर में प्लेटलेट्स भी हमारी कांटेक्ट में आई थी। ठीक है, तो प्लेटलेट जैसे कांटेक्ट में आई तो इसने रिएक्ट करा कोलेजन के साथ, और किसको रिलीज करा? फॉस्फोलिपिड को। फॉस्फोलिपिड 10th एक्टिवेटेड फैक्टर के पास आएंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले से कौन सा फैक्टर अवेलेबल है? फैक्टर 5, 5वां फैक्टर जो कि होता है लेबाइल फैक्टर, वो पहले से यहाँ पर प्रेजेंट था। अब ये सब मिलके क्या बना देंगे यहाँ पर? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पाथवे हो गया किसका? इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, उससे हमने क्या बना दिया? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब बात करते हैं हम एक्सट्रिंसिक पाथवे की। अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे, इसमें क्या होगा? टिश्यू डैमेज हुआ, लिखते जाना साथ में। ठीक है, टिश्यू डैमेज हुआ, तो जो डैमेज टिश्यू है यही टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करेगा। ठीक है, यहाँ पे यही कर रहा है। तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। अभी ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है, इसके अंदर हमारे पास होता है ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स जो कि एक प्रोटीलाइटिक एंजाइम की तरह वर्क करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा क्या? ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स। अब ये दोनों क्या करेंगे? यहाँ पर नीचे प्रेजेंट है हमारे पास 10th फैक्टर जो कि है हमारा स्टुअर्ट पावर फैक्टर। इसको एक्टिव 10th फैक्टर में कन्वर्ट कर देंगे, ये एक्टिवेटेड फॉर्म। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? फैक्टर 7 जो कि था स्टेबल फैक्टर। ठीक है, अब ये जो हमारे पास 10th फैक्टर है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? ये नीचे जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की जो प्रोसेस चल रही थी पूरी, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की प्रोसेस चल रही है। अभी इंट्रिंसिक बने थे ना वहीं पे, तो यहाँ पे हमारे पास जो 5वां फैक्टर था वो पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये आ गया यहाँ पर, तो 10th फैक्टर 5वें फैक्टर के साथ में, और जो ये टिश्यू का जो अपना थर्मोप्लास्टिन का जो फॉस्फोलिपिड था इसके साथ मिलके
फॉस्फोलिपिड प्लस कैल्शियम, मतलब कैल्शियम तो है ही पूरी प्रोसीजर में। यहाँ पे कैल्शियम के बिना कुछ काम नहीं होगा, यहाँ पे कैल्शियम भी अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो 10th फैक्टर इन तीनों के साथ मिलके प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे। यहाँ पर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं वो भी यहाँ पर वर्क करेंगे, ठीक है। 10th जो हमारा हिगमैन फैक्टर था उसको एक्टिवेट करने में। तो ये हो गया पूरा हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब हम बात करते हैं, हमारा सेकेंड स्टेज आएगी कि प्रोथ्रोम्बिन से हमको थ्रोम्बिन बनाना है और उसके बाद फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन। तो बाकी 2 स्टेज हम आगे अब स्टार्ट करते हैं स्टेज 2, ठीक है। तो स्टेज 2 में क्या होगा, हमको बनाना है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन। तो अभी हमने देखी स्टेज 1 में इंट्रिंसिक पाथवे देखा हमने और एक्सट्रिंसिक पाथवे देखा, दोनों ने मिलकर बनाया क्या था, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, यही बनाया था। इसने भी यही बनाया था और इसने भी यही बनाया था। तो अब हमको क्या करना है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाना है। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर आ गया हमारे पास, प्रेजेंट क्या है हमारे पास, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, थ्रोम्बिन बनेगा, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन से हम बनाएंगे थ्रोम्बिन, जिसकी प्रेजेंस में, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की प्रेजेंस में। अब क्या होगा कि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन तो बन रहा है, तो ये थ्रोम्बिन वापस जाएगा कहाँ पर, जहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना था। तो यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है हमारे पास 5th फैक्टर, वो इंट्रिंसिक पाथवे में भी प्रेजेंट है और एक्सट्रिंसिक पाथवे में भी पहले से प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन इधर से भी आएगा वापस, ठीक है। और 5th फैक्टर को स्टिमुलेट करेगा, भैया तुम जाओ और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाओ। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा और मैं फिर से बनूंगा, थ्रोम्बिन फिर से बनेगा, ठीक है। तो ये जो वापस जा रहे हैं एरो, ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। हमारे अलग सर का वर्ड है मैकेनिज्म। और सेम टू सेम इस साइड भी आ जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेज। अब हम आते हैं थर्ड स्टेज, अब आते हैं हम स्टेज 3 पर, ठीक है। स्टेज 3, अब हमको फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनाना है। तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, थ्रोम्बिन बना चुके हैं हम, ठीक है। थ्रोम्बिन बन गया है, हमारे पास प्रेजेंट है फाइब्रिनोजन। किस फॉर्म में है, इनएक्टिव में। लाइट बंद कर दो, इनएक्टिव में प्रेजेंट है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, फाइब्रिनोजन एक्टिव फॉर्म में, मतलब हम नहीं कन्वर्ट करेंगे, थ्रोम्बिन कन्वर्ट करेगा, ठीक है। फाइब्रिनोजन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा। कैसे होगा, ड्यू टू लॉस ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। 2 पॉलीपेप्टाइड का लॉस करके हम फाइब्रिनोजन को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये जो एक्टिवेटेड फाइब्रिनोजन हमारे पास आया है, ये क्या करेगा, लूज स्ट्रैंड्स बना देगा। लूज स्ट्रैंड्स ऑफ फाइब्रिन कैसे बनाएगा, तो जो दूसरा मॉलिक्यूल था, 2 पॉलीपेप्टाइड निकले थे, ठीक है। तो एक फाइब्रिनोजन ये रहा, एक और रहेगा, तो दोनों मिलके दोनों का क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा,
पॉलीमराइजेशन हो जाएगा और लूज स्ट्रैंड्स ऑफ फाइब्रिन बन जाएंगे। अभी लूज स्ट्रैंड जो बने हैं फाइब्रिन के, ये क्या बना देंगे, फाइब्रिन टाइट बट ब्लड क्लॉट बना देंगे। किसकी प्रेजेंस में बनाएंगे ये, तो फैक्टर 13 जो हमने पढ़ा था, ठीक है, फैक्टर 13 जो हमारा था फाइब्रिनोजन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, तो उसके प्रेजेंस में प्लस यहाँ पर कैल्शियम आयन भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो फाइनली हमारा फाइब्रिन बन गया। और ये फाइब्रिन जब ये एक फाइब्रिन बना है, इससे और फाइब्रिन बनेंगे, वो कनेक्ट होंगे, मेशवर के बना लेंगे, तो उससे हमारा ब्लड क्लॉट बन जाएगा। तो ये पूरी प्रोसीजर थी कोएगुलेशन ऑफ ब्लड की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।